आदाब, आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट में। हूं आपके साथ अबू हुरैरा और प्राइम डिबेट में आज हम बात करेंगे पुलवामा में दहशतगर्दाना हमले की। जम्मू कश्मीर एक बार फिर दहल उठा। शरपसंद मिलिटेंटों ने पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर बड़ा हमला किया। इस हमले में तकरीबन 40 जवान शहीद हो गए, जबकि मुतादिद जख्मी हैं। यह हमला पहली नजर में पूरी तरह मंसूबाबंद दिखता है, क्योंकि जिस वक्त सीआरपीएफ का यह बड़ा काफिला गुजर रहा था, तभी यह बुजदिलाना हमला किया गया। यह हमला दोपहर 3:15 बजे के करीब पेश आया। ऐसा बताया जा रहा है कि धमाकाखेज मादे से लदी एक कार सीआरपीएफ गाड़ी से टकरा गई। बताया जाता है कि इस काफिले में 78 गाड़ियां शामिल थीं और इस काफिले में 2547 जवान शामिल थे। उधर जैश ए मोहम्मद ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। कहा जा रहा है कि आदिल अहमद उर्फ वक्कास नामी मिलिटेंट ने यह बड़ा हमला अंजाम दिया है। वजीर दाखिला राजनाथ सिंह कल जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे। इसी दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस हमले की शदीद मजम्मत की है। वजीर आजम ने कहा कि बहादुर जवानों की शहादत रायगा नहीं जाएगी। लेकिन एक बार फिर इस हमले ने सिक्योरिटी इंतजामात पर सवाल खड़े कर दिए हैं कि सीआरपीएफ के इस काफिले के साथ चूक कहां हुई। और सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या अभी कश्मीर में मिलिटेंटों के हौसले बुलंद हैं और ये मिलिटेंट अभी भी बहुत मजबूत हैं। मेरे ख्याल में इस साल में सबसे ये बड़ी घटना हुई कि जहां 1 दर्जन से ज्यादा सीआरपीएफ के हमारे जवान जो देश के लिए लड़ते हैं और देश के लिए हमेशा कुर्बानियां देते रहे, इस घटना की जितनी निंदा की जाए, पूरे देशवासियों को इसकी निंदा करनी चाहिए। पूरी कश्मीर घाटी के और जम्मू कश्मीर के लोगों को इस घटना की निंदा करनी चाहिए। ये बहुत ही अफसोसनाक बात है कि इस तरह की घटना उन नौजवानों के साथ हो जो अपने घर बार छोड़कर, अपने परिवार छोड़कर देश की सेवा के लिए कश्मीर में आते हैं और आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए आते हैं। और ऐसे आतंकवादियों की जितनी निंदा की जाए वो कम है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी फ़ौज, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस, जिन लोगों ने ये घटना अंजाम दी है, उनके साथ उनको पकड़ेगी और उनको जो सज़ा देनी चाहिए उनको मिलनी चाहिए। बहुत ही बुरा अटैक रहा है ये, और इसको अल्फाज नहीं है मेरे पास टू कंडेम इट, क्योंकि ऐसी हालत में जहां इतने सारे लोग एकदम से जिनको जो शहीद किए जाएं और उनकी फैमिलीज का क्या हाल होगा। उनकी फैमिलीज पे जो इस वक्त जो उनकी फैमिलीज के ऊपर एक तूफान आ गया है, कैसे संभालेंगे इसको। मैं उम्मीद करती हूँ कि न सिर्फ मरकजी सरकार बल्कि तमाम जो मुल्क की हमारी जमातें हैं, सब मिलके इस मसले का कोई हल निकालें ताकि ये खून खराबा हमेशा के लिए बंद हो जाए। देखिए, सर्जिकल स्ट्राइक्स और बॉर्डर्स पे कन्फ्रंट्रेशन से हमें कुछ नहीं मिल रहा है, बल्कि हमारे जवान जो हैं इस तरह से शहीद किए जा रहे हैं। यहाँ भी कश्मीर में रोज कोई ना कोई लोग मरते रहते हैं। तो इस सब खून खराबे को बंद करने के लिए मेरा ये मानना है कि तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज को उनको इकट्ठा होना चाहिए, एनडीए गवर्नमेंट के साथ मिलकर कोई इसमें कोई रास्ता निकालना चाहिए ताकि ये खून खराबा हमेशा के लिए बंद हो जाए। आतंकवादियों ने चोरी छिपे कायराना हरकत की है, गीदड़ों की तरह छिप के पीठ पर वार किया है। बहुत सारे जवान इसमें शहीद हो गए और बहुत से हमारे सीआरपीएफ के जवान घायल हैं। एक दुखद घड़ी है हम सब के लिए, जिस तरीके से भारतीय सेना ने, हमारे सीआरपीएफ के जवानों ने, एसएसबी ने, जम्मू कश्मीर पुलिस, आईटीबीपी, आईएसएफ के जवानों ने मिलकर कश्मीर घाटी में ऑपरेशन ऑल आउट शुरू किया है और आतंकवादियों का जबरदस्त सफाया इस समय कश्मीर घाटी में चल रहा है। ये आतंकवादी बौखलाहट में हैं। ये मौत को बुलावा दिया है पाकिस्तान के दरिंदे आतंकवादियों ने, और एक बड़ी कार्रवाई कश्मीर घाटी में इन आतंकवादियों के विरुद्ध शुरू होगी। इन आतंकवादियों के सीने में गोलियां ठोकेंगे, बच नहीं पाएंगे। तो
जम्मू कश्मीर एक बार फिर से दहल उठा है, एक बार फिर बड़ा हमला हुआ और आज के इस हमले ने कहीं ना कहीं 2016 के उड़ी हमले की याद ताजा कर दी है। लेकिन बड़ा सवाल इस बीच यही उठ रहा है कि आखिर हमारे जवानों की कब तक शहादतें होती रहेंगी, कब तक जम्मू कश्मीर एक तरह से जवानों के खून से सुर्ख होता रहेगा। आखिर इस तरह की वारदात पर, इस तरह के हमलों पर रोक क्यों नहीं लग रही है। और आज के हमले पर कहीं ना कहीं बड़ी इंटेलिजेंस चूक भी मानी जा रही है, सिक्योरिटी की एक बहुत बड़ी चूक मानी जा रही है। जिस जगह पर यह हमला हुआ वो बहुत हसास एरिया है और इसके बाद भी इतना बड़ा हमला होता है, क्योंकि अगर जम्मू कश्मीर की हम तारीख में जाते हैं, इस तरह के बहुत से हमले हुए हैं, लेकिन इतना बड़ा हमला पिछले 20 साल में नजर नहीं आता है, जहां पर अब तक तकरीबन 40 जवान शहीद हो चुके हैं। तो बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि हमारे जवानों की इस शहादत का आखिर बदला कैसे लिया जाएगा। इसी पर हम बात करेंगे। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत जल्दी अपने मेहमानों का हम आपसे तारुफ करा दें। मेरे साथ श्रीधर पाठक जी हैं, साबिक IPS हैं। अब्दुल हफीज गांधी साहब स्पोक्स पर्सन हैं समाजवादी पार्टी के। लेफ्टिनेंट जनरल राकेश शर्मा जी स्पोक्स पर्सन हैं बीजेपी के, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। कुछ देर में PDP और इसके अलावा डिफेंस एक्सपर्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हमारे साथ इस डिबेट में बातचीत करने के लिए जुड़ जाएंगे। जो मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं सभी का बहुत वेलकम, इस्तकबाल करते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल राकेश शर्मा जी, आपसे ही शुरुआत करना चाहेंगे कि आज के इस बड़े हमले को कैसे देखा जाए, आखिर हमारे जवान कब तक शहादत देते रहेंगे। राकेश जी। ये एक बहुत ही दुखद और निंदनीय इंसिडेंट है और इस इंसिडेंट के समय हमें कोई पॉलिटिकिंग ना करके इसमें सबसे पहले तो हमें संवेदना प्रकट करनी है। बिल्कुल। संवेदना प्रकट करने के बाद में हमें कोई प्रण लेना है और प्रण लेने के बाद में हमें मंथन करना है। ये चीज जब तक नहीं होगी तब तक ऐसे सिलसिलेवार इंसिडेंट या हमले तो होते रहेंगे। ये हमला जो आपने पूछा है, ये हमला जो हुआ है एक बहुत ही बड़ा हमला हुआ है जी। और उनमें इस हमले में भी एक फिदाइन सा एक अलग किस्म से टैक्टिक्स इस्तेमाल की गई है जो काफी अरसे से कश्मीर की वादी में बंद हो चुकी थी। तो सवाल ये उठता है, ये तब तक उठते रहेंगे जब तक कि हम लोग इस पे सियासत नहीं करेंगे। और वो सियासत ये है कि सभी पार्टियों को एक साथ में इकट्ठा होना है। हमें अपने जम्मू कश्मीर के हित में सोचना है। लेकिन राकेश शर्मा जी, जिस आपने कहा कि इस तरह के हमलों से हमें सबक लेना चाहिए। हर बार इस तरह के हमले होते हैं। पीछे आप चले जाइए, पठानकोट का हमला ले लीजिए, उड़ी का हमला ले लीजिए, उस वक्त भी कहा गया था कि सख्त कदम उठाया जाएगा। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते हैं इन बड़े हमलों को हम भूल जाते हैं और फिर नौबत आती है पुलवामा जैसे हमले की। आपकी बात ठीक है। ये जो है, जब भी कोई ऐसा इंसिडेंट होता है उस टाइम पे खून तो सभी का उबाल पे आता है। उस टाइम पे बहुत जोश के साथ में करने का होश होती है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है तो उसके ऊपर में एक रैशनलिज्म जो है वो उसके ऊपर में आना शुरू होती है। जो उड़ी का हमला हुआ था उसके बाद में हमने उड़ी का जवाब जरूर दिया जी, लेकिन इसकी दो डोमेन है। एक होती है टैक्टिकल डोमेन और दूसरी होती है स्ट्रेटेजिक डोमेन। जो उड़ी का हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया था वो एक टैक्टिकल जवाब था। जो एक स्ट्रेटेजिक जवाब जो होता है वो स्ट्रेटेजिक जवाब है कि ये चीजें हमेशा के लिए बंद हो जाएं। वो एक बहुत बड़ी कार्रवाई करनी पड़ती है जिससे कि हमको जहां से ये जिसके जो आका हैं जहां से ये निकलता है उनको मुंह तोड़ जवाब देना है। उसके लिए बहुत तैयारी की जरूरत होती है। उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। उसके लिए इकोनॉमिक्स बहुत देखनी पड़ती है।
तो ये सब जी देख के ही मैं इस पर भी आऊंगा, मैं इस पर भी आऊंगा। राकेश शर्मा जी, जिस तैयारी की आप बात कर रहे हैं, इसके बड़े बड़े वादे किए गए हैं। पास्ट में अगर चले जाइए, उड़ी के वक्त या पठानकोट के टाइम पर बहुत बड़े बड़े वादे किए गए, लेकिन फिर भी इस तरह के हमले रुकते नहीं। मैं उस पर भी बात करूंगा। इस बीच मेरे साथ ताहिर सैयद, एडिशनल स्पोक्सपर्सन है पीडीपी के, वो भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। पीके सहगल साहब डिफेंस एक्सपर्ट हैं, वो भी मेरे साथ इस डिबेट में जुड़ चुके हैं। दोनों अपने पैनलिस्ट का बहुत वेलकम और इस्तकबाल करते हैं न्यूज 18 उर्दू में। ताहिर सैयद जी, कब तक इस तरह के हमले होते रहेंगे? कब तक कश्मीर जवानों का खून मांगता रहेगा? ठीक है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही। मैं ताहिर सैयद साहब आपके पास फिर से आऊंगा। अब्दुल हफीज गांधी साहब, आज के इस हमले को कैसे देखा जाए? क्योंकि बार बार, जैसा कि राकेश शर्मा भी बता रहे थे, कि जब यह हमला होता है तो एक खून में उबाल आता है। खून तो बहता ही है, हमारे जवानों का शहादत तो होती ही, और खून में पूरे मुल्क में जाहिर सी बात है इस हमले के बाद एक बहुत गुस्सा है। लेकिन जो कस्में खाई जाती हैं इन हमलों के वक्त, आखिर उसका कोई नतीजा क्यों नहीं निकलता है? बार बार इस तरह के हमले क्यों होते हैं? अबू हुरैरा साहब, सबसे पहले तो मैं आज जो हमारे जवान शहीद हुए हैं उनको मैं अपनी तरफ से और पार्टी की तरफ से श्रद्धांजलि व्यक्त करना चाहूंगा, और उनके परिवारों के प्रति अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से जो है संवेदना व्यक्त करूंगा। और ये मैं समझता हूं कि बहुत अफसोसनाक है, बहुत दुखद है, बहुत चिंता का विषय है कि इतनी बड़ी तादाद में हमारे सैनिक, हमारे जवान शहीद हुए हैं। आज मैं समझता हूं कि सभी को पूरे एक राष्ट्र के तौर पर आज सेना के साथ खड़े होने की जरूरत है। आज अपने डिफरेंसेस भुलाकर, आज किसी भी तरह की कोई पॉलिटिक्स ना कर मैं समझता हूं कि एक देश के रूप में हमें खड़े होने की जरूरत है, और हमें यह दिखाना है कि हमारे जो इरादे हैं वो किसी भी तरह से कमजोर नहीं है। जो भी ताकतें पाकिस्तान के अंदर बैठी हुई हैं, या पाकिस्तान इसमें खुद इन्वॉल्व क्यों ना हो, पाकिस्तान को या इस तरह की जो ताकतें हैं जो इंसानियत के खिलाफ हैं, उन ताकतों को मैं समझता हूं कि मुंह तोड़ जवाब देने की जरूरत है। भारत ने पहले भी मुंह तोड़ जवाब दिए हैं, और सरकार पूरी तरह से सक्षम है। हमारी जो आर्मी है वो पूरी तरह से प्रिपेयर्ड है, पूरी तरह से मैं समझता हूं कि एम्पावर्ड है। तो सरकार के साथ ऐसे वक्त में हर पॉलिटिकल पार्टी, समाज के हर हिस्से को जो है खड़ा होना होगा। अब्दुल हफीज गांधी साहब, राकेश जी ने एक बात कही कि इस तरह के जब हमले होते हैं तो उस पर सियासत होती है, उस पर पॉलिटिक्स, सियासी बयानबाजियां होती हैं। सियासत कम से कम नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस हमले के बाद अखिलेश यादव का बयान आता है। उन्होंने कहा कि बीजेपी चुनावी तैयारी छोड़े और देश हित में काम करे। अखिलेश यादव के इस बयान को कैसे देखा जाए? देखिए, अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस फेलियर नजर आता है। अगर भारतीय जनता पार्टी के अगर आप पुराने बयान देखेंगे, और पिछली सरकार में जब इस तरह के हमले होते थे तो कहा जाता था कि एक सर के बदले हम 10 सर लेकर आएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी जो है इस तरह की चीजों पर राजनीति करने से वो बाज नहीं आए हैं, और वो इन्होंने इस तरह की राजनीति की है। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि जो भी खामियां हैं वो खामियां बताई जानी चाहिए, क्योंकि खामियां बताई जाएंगी तभी वो कहीं ना कहीं से दूर होंगी। लेकिन अभी का समय यह है कि हमें एक राष्ट्र के रूप में हमें खड़े हुए दिखाई देना है, और हमें पूरी एकता के साथ जो है सामना करना है। कम से कम इस तरह के हमलों पर इस तरह की सियासत तो नहीं होनी चाहिए। अब्दुल हफीज गांधी साहब, आज पूरा मुल्क एक तरह से हताशा है, पूरे मुल्क में नाराजगी है, और ऐसे वक्त में किसी एक पार्टी को लेकर मेरे हिसाब से सियासत नहीं होनी चाहिए। देखिए, आईना भी दिखाना कभी कभी जरूरी होता है कि जो भारतीय जनता पार्टी किस किस तरह के वादे देश के साथ उन्होंने किए थे। एक सर के बदले 10 सर, और बहुत सारे आपको मिल जाएंगे देखने के लिए कि आंखें दिखाकर बात करनी चाहिए, लाल आंखों से हम बात करेंगे। 56 इंच के सीने की बात की गई थी। मैं समझता हूं कि आज इन बातों पर बात करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उस समय भी पॉलिटिसाइजेशन भारतीय जनता पार्टी करती थी। आज ये सत्ता में है वो बात अलग है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इन इश्यूज का पॉलिटिसाइजेशन, पीके सहगल साहब, खामियां हैं उन खामियों को गिनाने में मैं समझता हूं कि कोई पॉलिटिक्स नहीं है। ठीक है, पीके सहगल साहब, आज का यह हमला कहीं ना कहीं हमारा जो सिक्योरिटी का सिस्टम है, जो इंटेलिजेंस है, उस पर भी बहुत बड़ा सवाल उठाता है। बहुत बड़ा सवाल लग रहा है हमारे इंटेलिजेंस पर।
कैसे इस हमले को आप देखेंगे? एक जम्मू कश्मीर के एक ऐसे जगह पर यह हमला होता है जो सिक्योरिटी को लेकर बहुत सेंसिटिव है। 7 दिन पहले से इंटेलिजेंस अलर्ट कर देता है, उसके बावजूद भी इतना भयानक हमला होता है। पीके सहगल साहब, चूक कहां पर देखते हैं आप? इसमें कोई शक नहीं कि बहुत जबरदस्त इंटेलिजेंस फेलियर रहा है। 2500 ट्रुप से एक ही समय मूव कर रहे थे, 70 गाड़ियों का कॉन्वॉय था जी। आपका जो रोड ओपनिंग थी बिल्कुल फुल प्रूफ होनी चाहिए थी। ऐसे में एक साइड से फुली लोडेड गाड़ी जो है बारूद के साथ में आती है और एक गाड़ी को, बस को हिट करती है। वो गाड़ी कैसे आई? दूसरा, ये इतने बड़े पैमाने पर ये बारूद आया कहां से? क्योंकि पेनी पैकेट में आहिस्ते आहिस्ते लेके कैशे में छुपाया गया और इस हादसे को अंजाम देने के लिए इसको इस्तेमाल किया गया। बड़ा लाजमी है, ये चीजें पता होनी चाहिए थी, नहीं पता लगा। और आप जो इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन कह रहे हो, जो इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन दी जाती है वो टाइमली नहीं होती और पूरी नहीं होती, थोड़ा थोड़ा इशारे किए जाते हैं। दे हैव टू बी एक्शनेबल इंटेलिजेंस, ऑफ इंटेलिजेंस टू बी एक्सेप्टेबल। और अगर आप देखो तो ये मेन हाईवे है जो सहगल साहब, अगर इशारे दिए जाते हैं तो उस पर भी तो कम से कम अलर्ट होना चाहिए। अगर इशारे दिए जाते हैं तो उस पर भी तो अलर्ट होना चाहिए। 7 दिन पहले आपका इंटेलिजेंस अलर्ट कर देता है कि बड़ा दहशतगर्दाना हमला या आतंकी हमला हो सकता है, उसके बाद इतनी बड़ी चूक। अनफॉर्चुनेटली हमारे जो सेंट्रल एजेंसीज इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन देते हैं वो हर रोज देते हैं विद द रिजल्ट शेयर आया। जिस दिन वास्तव में शेयर आया उस दिन आप अलर्ट नहीं थे, क्योंकि एवरी डे यू आर कॉशनिंग कि आज कुछ होने वाला, आज कुछ होने वाला, आज बात कुछ। ये ऐसे में आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो कि अगर कुछ हो जाता है तो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी थी और इंटेलिजेंस दी थी, आपने कार्रवाई नहीं की, सो यू पासिंग द बक ऑन। और इसी वजह से हुआ है। अभी ये क्योंकि हो गया है, बड़ा लाजमी है कि किसी प्रकार की राजनीति ना हो। जो अखिलेश ने स्टेटमेंट दी है वो बड़ी नंदनीय है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है कि इस तरह के हमलों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन पीके सहगल साहब, इस हमले के पीछे की अगर हम तस्वीर देखें, कैसे देखते हैं कि अभी भी मिलिटेंट कश्मीर में बहुत मजबूत हैं। पाकिस्तान की तरफ से पूरी मदद अभी कश्मीर मिलिटेंटों को मिल रही है। इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं। हमको अभी आवश्यक है कि जो देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं या देशद्रोही हैं, जैसे कि उमर अब्दुल्ला और मुफ्ती महबूबा और हुर्रियत, उनको उनकी सिक्योरिटी को विड्रॉ कर लिया जाए। कश्मीर के अवाम ही उनको ठिकाने लगा देंगे। दे शुड हैव बीन कन्फाइंड टू डस्टबिन ऑफ हिस्ट्री लॉन्ग टाइम बैक। देखिए अब पॉलिटिकल पार्टीज के इन लोगों का नाम मत लीजिए सहगल साहब, क्योंकि इन लोगों ने तो इसकी मजम्मत की है। चाहे महबूबा मुफ्ती हो या उमर अब्दुल्ला हो, उन्होंने दुख जाहिर किया इस हमले पर। कुछ सियासी बयान जरूर दिए होंगे, लेकिन दुख जाहिर किया इन लोगों ने। देखो, ये बहुत बड़े पैमाने पर ये स्टोन पेल्टर्स की अपीजमेंट करते रहे हैं। ये उनको इनडायरेक्टली इंकरेज करते रहे हैं। अभी समय आ गया कि एक पॉलिटिकल डिसीजन ली जाए और बड़ी स्ट्रांगली इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, ताकि इस माफी की हिम्मत ही ना हो आगे से करें। सिक्योरिटी फोर्सेस को अपने फ्री हैंड दिया है, लेकिन विद द आर्म्स टाइड बिहाइंड द बैक। आप हमारे ऊपर वो ग्रेनेड फेंकते हैं, हमारे ऊपर वो पत्थर फेंकते हैं, लेकिन आप कहते हैं उनकी तरफ फायर भी नहीं किया जाएगा, उनकी तरफ वेपन पॉइंट भी नहीं किया जाएगा। दुनिया का कोई देश इसको एक्सेप्ट नहीं करता। आप सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर कुछ फेंकने की कोशिश की जाए, इट इज कंसिडर्ड एक्ट ऑफ ट्रीजन। हमारे यहाँ ठीक है, उसको एक्ट ऑफ ट्रीजन नहीं गिना जाता। हमारे कोर्ट्स जो है, हमारा मीडिया जो है, वो हर समय फिंगर पॉइंट करते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर, बजाय उन लोगों को के ऊपर जो इसको हर प्रकार की शह देते हैं। ठीक है, सलमान निजामी जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो भी मेरे साथ जुड़ गए इस डिबेट में। सलमान निजामी, आपका भी बहुत इस्तकबाल और वेलकम करते हैं प्राइम डिबेट में। ताहिर सैयद, आपके पास आना चाहूंगा। जो बात पीके सहगल साहब कह रहे थे कि इस तरह के हमले होते हैं, लेकिन अगर जम्मू कश्मीर के पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें, क्योंकि आप पीडीपी से आते हैं, तो इस तरह की पार्टियां पूरा सपोर्ट करती हैं, पाकिस्तान से बातचीत की बात करती हैं, लेकिन पाकिस्तान मानता नहीं अपनी इन हरकतों से। आज भी जो हमला हुआ, पाकिस्तान की नापाक हरकत इसमें शामिल है कहीं ना कहीं। ताहिर सैयद, देखिए, हम इस हमले की मजम्मत करते हैं। हमारी लीडर महबूबा जी ने इस पे स्टेटमेंट भी जारी किया है, उन्होंने इस हमले की मजम्मत की है
और हम उन फैमिलीज के साथ हमारी हमदर्दी है जिनके जवान आज इस हमले में मारे गए। इससे पहले सर्जिकल स्ट्राइक्स की बात हुई, इससे पहले जो है बॉर्डर उसको सख्त करने की बात हुई। अगर सर्जिकल स्ट्राइक भी हुई, बॉर्डर सख्त भी हुए, लेकिन उसके बावजूद ऐसे हमले जो हैं वो जारी हैं। तो कहीं ना कहीं पे हमें सोचना होगा, देश की तमाम लीडरशिप को मिल बैठ के जो है इस समस्या का हल निकालना होगा, क्योंकि हमें यह देखना होगा कि वायलेंस का जवाब जो है वो वायलेंस नहीं है। जहां तक सहगल साहब बात कर रहे थे, मैं इनको कहना चाहूंगा, अगर इनको ऐसा लग रहा है कि महबूबा जी या उमर अब्दुल्ला साहब की सिक्योरिटी हटाने से समस्या जो है वो मसला जो है वो हल होगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर उससे वायलेंस हल हो जाता है तो हम उसके लिए तैयार हैं, हम सिक्योरिटी वापस देने के लिए तैयार हैं, हमें उसमें हमारा कुछ नहीं जाता है। अगर ये चाहते हैं हमारी सिक्योरिटी वापस लेंगे। लेकिन ताहिर सैयद 40 से ज्यादा जवानों की शहादत का बदला कैसे लिया जाएगा? अगर आप ये कह रहे हैं कि ईंट का जवाब पत्थर से न दिया जाए तो 40 जवानों की शहादत का बदला कैसे लेंगे? आप मेरी बात सुनिए। देखिए, इससे पहले जब उड़ी में हमला हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक का जो दावा किया जा रहा है कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, अगर सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो उसके बाद तो मसला हल होना चाहिए था। देखिए, जब आप वायलेंस के हक में बात करते हैं, आप कहते हैं वायलेंस का जवाब हम वायलेंस से देंगे। देखिए, पूरे देश में आक्रोश, गुस्सा है। शायद देश को यह बात इस वक्त अच्छी भी ना लगे, लेकिन हकीकत यही है कि एट द एंड ऑफ द डे, आखिर में सिर्फ अगर इस चीज का कोई हल है, वो मिल बैठ के तमाम लीडरशिप को सोचना होगा कि हमें हमेशा के लिए वायलेंस को खत्म करना होगा। देखिए, जम्मू कश्मीर के लोग जो है वो सबसे ज्यादा मुतासिर है इस वायलेंस के। यहां कब्रिस्तानों के कब्रिस्तान आबाद है। हम चाहते हैं कि कोई भी जवान ना मरे। हमें इस चीज का एहसास है, हम समझते हैं, क्योंकि हमें मालूम है जब एक मां अपने बच्चे को खोती है उस पर क्या बीतती है, हमसे ज्यादा और कौन जानता है? हमसे ज्यादा कोई नहीं जानता है। हम तो वायलेंस के सबसे ज्यादा विक्टिम अगर है तो वो जम्मू। नहीं, ताहिर सैयद, मुझे लग रहा है कि पुलवामा या उड़ी या पठानकोट जैसे हमले, ऐसे में पानी सर से ऊपर निकल चुका है। मैं श्रीधर पाठक जी आपके पास आना चाहूंगा कि एक तरफ तो पाकिस्तान के शय पर इस तरह के लगातार हमले होते हैं और दूसरी तरफ कहा यह जाता है कि ईंट का जवाब पत्थर से न दिया जाए, बातचीत से मसले का हल निकाला जाए। क्या यह मुमकिन है श्रीधर जी? देखिए, जो कुछ घटना हुई है, दुर्घटना, मैं उन शहीद जवानों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और इसमें आपको ये साफ साफ देखना चाहिए कि जो स्थानीय राजनीति है ये द्वैधी भाव समाज की तरह से है। एक और एक बात कहती है, दूसरी ओर दूसरी बात कहती है। ये उनकी कुछ मजबूरी भी हो सकती है और कुछ मजबूरी नहीं भी हो सकती है। तो ऐसी हालत में ये मान करके चलना चाहिए कि जब इतना बड़ा फोर्स का मूवमेंट हो रहा है तो इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं। जहां तक इंटेलिजेंस फेल्योर की बात है, कोई भी पुलिस बल चाहे जैसा भी हो, वो जब भी मूवमेंट करता है तो उसको खुद ही पता रहता है कि आगे हमें क्या क्या खतरे हैं और इससे बचने का उपाय उसे होना चाहिए। आखिरकार क्या कारण है कि सीआरपी के जवानों को छत्तीसगढ़ में अचानक 70 आदमी मार दिए जाते हैं, कश्मीर में 40 आदमी मार दिए जाते हैं। कुछ इनबिल्ट गड़बड़ी है, उसको दूर किया जाना चाहिए, चाहे वो प्रशिक्षण का हो और चाहे इस नाते हो कि इन लोगों को बहुत जल्दी एक जगह से दूसरी जगह को भेज दिया जाता है। ये सब अलग अलग चीजें हैं। लेकिन जहां तक रह गई बात कि भाई ये समस्या कश्मीर में ज्यादा है। श्रीधर पाठक जी, हमारे डिफेंस पर, हमारी जो आर्मी है उस पर बहुत भारी भरकम बजट खर्च किया जाता है, उसके बावजूद भी अगर इस तरह की आप बता रहे हैं कि कमियां रह जाती हैं तो यह सवाल उठता है। श्रीधर जी। हाँ जी, बताएं। मैं ये कह रहा हूं कि जिस तरह की जो कमियां आप गिना रहे हैं, जो कमियां आप गिना रहे हैं सिक्योरिटी फोर्सेस की, हमारी आर्मी की या हमारे इंटेलिजेंस की, सबसे ज्यादा बजट इस सेक्टर में दिया जाता है। उसके बावजूद भी अगर हमारा इंटेलिजेंस, हमारी आर्मी और हमारे जवान अगर फेल होते हैं तो इस पर तो सवाल उठता है श्रीधर जी। हाँ, बिल्कुल सवाल उठता है, इसमें कौन सी बात है। ये तो उनके ऑफिसर्स भी जानते हैं कि इनकी ट्रेनिंग में कहीं ना कहीं कमी है और चाहे भर्ती में कमी है।
ठीक है, मैं इसका जवाब पीके सहगल साहब से भी लूंगा, वो शायद और अच्छे से मुझे समझा पाए। लेकिन उससे पहले सलमान निजामी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। एक चीज आपसे समझना चाहूंगा कि जब भी इस तरह के हमले होते हैं, जम्मू कश्मीर से आवाज आती है कि ईंट का जवाब पत्थर से नहीं दिया जाना चाहिए, बातचीत से ही मसले का हल होगा। मुझे सलमान निजामी ये समझाइए कि आखिर जो 40 जवान शहीद हुए हैं, या इससे पहले उड़ी और पठानकोट में जो जवान शहीद हुए हैं, क्या उनका बदला बातचीत से निकलेगा? देखिए, आज बहुत उनका बदला बातचीत से नहीं निकल सकता। हम चाहते हैं बातचीत हो। और जी सलमान निजामी, मैं सहगल साहब आ रहा हूं आपके पास। और मैं श्रद्धांजलि पेश करता हूं हमारे जवानों को जो आज शहीद हुए हैं। और ये दुख जो है, ये हम आज से नहीं सह रहे हैं, बहुत सालों से सह रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से ग्राफ पॉलिटिकल आप देखें कि किलिंग्स का ग्राफ 2014 में कम हुआ था, और पिछले 5 साल में क्या हालात हुए, क्या वजूहात हुए कि 5 साल से ये जो टेररिज्म का ग्राफ जो है ये बढ़ गया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, जो पॉलिटिकल जो डेटा कलेक्टर्स है, उन्होंने ये ग्राफ लाया है कि किस तरीके से मिलिटेंसी जो है वो पीक पे चढ़ गई है। और दूसरी तरीके से जैसे कांग्रेस का टेनवर था, या कहीं पहले भी हलाकतें पहले भी हुई, लेकिन जिस तरीके से कश्मीर के मसले को इग्नोर किया गया, और बार बार चाहे कांग्रेस हो, विपक्ष की कोई भी पार्टी हो, उन्होंने हमेशा ये अपील की कि टेबल पे बैठ के मसले का हल किया जाए। आप वाजपेयी की फार्मूले को अडॉप्ट करना चाहते हैं। मोदी जी कहते हैं कि कश्मीरियत की बात करते हैं, वो कश्मीर में जाते हैं, वहां कश्मीरियत की बात करते हैं। लेकिन वाजपेयी ने क्या किया था? वाजपेयी ने तो यहां से बस लेके पाकिस्तान पहुंचाई थी, और वाजपेयी ने तो पीस टॉक शुरू किए थे। और मोदी जी को भी 5 साल में पीस टॉक शुरू करने चाहिए। आखिर कब तक ये कत्लेआम? 2016 में भाजपा और पीडीपी की हुकूमत थी, 250 से ज्यादा सिविलियंस मारे गए, 1000 से 15,000 से ज्यादा सैनिक शहीद हुए। कब तक हम ये सहते रहेंगे? एक पॉलिटिकल डायलॉग होना चाहिए। और अब ये टीवी स्टूडियो में बैठ के नहीं बोल सकते कि हम पाकिस्तान को जवाब देंगे, पाकिस्तान को ये करेंगे। टीवी स्टूडियोज में बैठ के मसले का हल नहीं हो सकता जब तक आप पॉलिटिकल लीडरशिप को सामने लाएंगे, मेन स्ट्रीम लीडरशिप को सामने लाएंगे, जो हुर्रियत है, स्टेक होल्डर्स है, उनको टेबल पे बिठाएंगे। जिस तरीके से वाजपेयी की हुकूमत में हुआ, जिस तरीके से मनमोहन सिंह की हुकूमत में हुआ। हम जो हैं यही ओपिनियन करते हैं कि दुख सबका होता है। सैनिक जो है वो भी कोई उत्तर प्रदेश से हमारे कश्मीर में कश्मीरियों की जो हिफाजत के लिए वहां तैनात है, और हमें यह एहसास है कि 47 के वक्त जो है हालात ऐसे बदले थे जब कश्मीरी अवाम ने हिंदुस्तान की फौज को जो है अपने हाथों पे रखा था। और हम चाहते हैं कि वही माहौल फिर से आए, ताकि जो हिंदुस्तान और कश्मीर के बीच में ताल्लुकात हैं वो मजबूत हों। बिल्कुल, छोटा सा हम कमर्शियल ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक से जब लौट कर आएंगे तो इसी इश्यू पर हम बात करेंगे कि क्या वाकई में इन तमाम मसलों का हल बातचीत ही है। लेकिन बड़ा सवाल यह भी उठ रहा है कि आखिर जो हमारे जवानों की शहादत हुई है, इस शहादत का बदला आखिर। डिबेट पर जाने से पहले वजीर दाखिला, मरकजी वजीर दाखिला राजनाथ सिंह ने पुलवामा दहशतगर्दाना हमले पर क्या कुछ कहा है, सुनते हैं। कश्मीर में हमारे सीआरपीएफ के बहादुर जवानों पर जो आतंकवादी हमला हुआ है, वह पाकिस्तान स्थित और उनके द्वारा संरक्षित आतंकवादी संगठन जैशे मोहम्मद ने किया है, जिसकी मैं और सारा देश भर्त्सना करता है। इस आतंकी हमले का समुचित जवाब देने के लिए सारा देश एकजुट है। हम अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह समझते हैं और देश की जनता को यह भरोसा देते हैं कि इस पर जो भी कार्रवाई करना आवश्यक है उसे करने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। सीआरपीएफ देश का एक बहादुर और अग्रणी सुरक्षा बल है। देश की सुरक्षा और संप्रभुता की रक्षा के लिए इस बल ने समय समय पर बहुत कुर्बानियां दी हैं। जम्मू और कश्मीर में शांति और व्यवस्था कायम रखने में इस बल के योगदान की जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। आज कृतज्ञ भारत उन सभी वीर जवानों को जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया है, उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है तथा इस कठिन घड़ी में उनके परिवारों के साथ पूरी तरह खड़ा है। हम शांति और अमन को भंग करने वालों के नापाक मंसूबों को नाकाम करने के लिए पूरी तरह से दृढ़ संकल्पित हैं। हम देश को आश्वस्त करना चाहते हैं।
तो मरकजी वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पाक से तरबियत हासिल करके ये बड़ा हमला किया गया है, जैश ए मोहम्मद ने ये बड़ा हमला किया है। लेकिन बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि क्या सिर्फ सर्जिकल स्ट्राइक इस पूरे मसले का हल है या इससे बड़ा अब कदम उठाना चाहिए हमारे सिक्योरिटी एहलकारों को और इस पर अब सरकार को सोचना चाहिए। एक बार फिर हम डिबेट पर लौट कर आ रहे हैं। राकेश शर्मा जी, आपसे ही शुरुआत करना चाहेंगे क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी और उस वक्त इस सर्जिकल स्ट्राइक को भुनाया भी खूब था आपकी सरकार ने। क्या सिर्फ इस सर्जिकल स्ट्राइक से ही काम चलेगा या अब सरकार को इससे बड़े कदम पर सोचना पड़ेगा? पहले तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो कहा वो अभी तक किया। जब देश के ऊपर में उरी हुआ या उससे पहले कुछ हुआ तो ये उसका मुंह तोड़ जवाब दिया गया और 56 इंच का जो सीना है उसको प्रूव कर दिया, पूरे वर्ल्ड में प्रूव कर दिया। राकेश जी, लेकिन ये हमले तो नहीं रुके हैं, ये हमले तो आज भी जारी हैं। पहले आपको बताया, हमारे जवानों की शहादत आज भी हो रही है। मैं पहले हमारे जवानों की शहादत नहीं रुकी, लगातार इस तरह के हमले हो रहे हैं। मैं आपको इसके संबंध में कहना चाहता हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत प्रयास किए हैं। पहले तो एक छोटे इस तरीके से हो जाए और ताकि अंदरूनी जो मामला है वो सॉर्ट आउट हो जाए। जैसे कौटिल्य ने बोला था, एक देश को दो किस्म के थ्रेट होते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। इंटरनल थ्रेट बहुत ज्यादा डेंजरस होता है। हमारे यहां पर अभी जो इंटरनल थ्रेट है वो ज्यादा कुछ पांव मजबूत कर चुका हुआ है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत कोशिश की है सभी पार्टियों को साथ में हाथ मिलाने के लिए। ये छोटे छोटे जो पार्टियां हैं यहां पर आपने देखा है, पहले जो भी किया हमने आगे हाथ बढ़ाए हैं, चाहे वो अमन के लिए है, चाहे वो जो अलगवादी हैं, जो मिलिटेंट हैं, उनको मेरा सवाल राकेश जी सिर्फ इतना है, राकेश शर्मा, मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि सर्जिकल स्ट्राइक के बाद भी ये आतंकी माने नहीं है। पाकिस्तान अपने नापाक हरकतों में लगातार लगा हुआ है। क्या सर्जिकल स्ट्राइक से बड़ा कदम उठाने का वक्त आ गया है? ये सर्जिकल स्ट्राइक से बड़ा कदम भी उठाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए पूरा देश साथ है और उसका उठाने का जब टाइम आएगा उठा भी लिया जाएगा। लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि अगर हम बाहर कब आएगा, राकेश जी टाइम कब आएगा? अभी आपने लेकिन अपने घर सलमान निजामी को सुना। सलमान निजामी ने कहा कि पिछले 5 सालों में मिलिटेंसी का ग्राफ बढ़ा है। सुरजेवाला ने कहा कि लगातार इस तरह के कई बड़े आतंकी हमले इन 5 सालों में हुए हैं। वक्त कब आएगा? 5 साल तो आपने निकाल दिए। ये जो है हमने हर हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया है, लेकिन मैंने जैसे आपको बोला जो अंदर की जो फोर्सेस बैठी हुई हैं, जो भी हम काम करते हैं उस काम को वो पाकिस्तान में जाके जो हम जवाब देते हैं वो अंदर वाले हमको कमजोर बनाते हैं। ये मजबूती जो है हमारी जो अंदर की है उसको कमजोर कर रहे हैं। ये सिर्फ और जब तक अंदर से हम लोग मजबूत नहीं होंगे, एकजुट नहीं होंगे, तो हमने जो बाहर के लिए जवाब देना है, जो उसका एक बड़ा स्ट्रेटेजिक हमारा ऑप्शन है, वो भी हमारे पास है। और जब जरूरत पड़ेगी तो मैं बोलता हूं देश तो साथ में है। पीके सहगल साहब, सलमान निजामी मैं आपके पास आ रहा हूं। सलमान निजामी मैं आपके पास आ रहा हूं। पीके सहगल साहब, जब जरूरत पड़ेगी तब बड़ा कदम उठाया जाएगा। आखिर वक्त तो निकला जा रहा है। आपने पठानकोट देख लिया, आपने उड़ी देख लिया, आज पुलवामा तक की नौबत आ गई है। 40 जवानों की शहादत। क्या सर्जिकल स्ट्राइक से काम चलेगा या यह सरकार इसी तरह से झुंझुना देती रहेगी? देखो, बड़े क्लियर स्टेटमेंट आए प्राइम मिनिस्टर से कि ये शहादत जो है वेस्ट नहीं जाएगी, जो जवानों की सैक्रिफाइस का बदला लिया जाएगा। होम मिनिस्टर की स्टेटमेंट भी बड़ी क्लियर है कि वी विल डू एवरीथिंग जो हमको करना है। सर्जिकल स्ट्राइक के अलावा हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, उनका टीवी पे जिक्र करना सही नहीं होगा। वो सरकार क्या करती है, मिलिट्री क्या एडवाइस करती है। सहगल साहब आपको याद होगा 2016 का उड़ी हमला, हमारे पास बहुत सारे 2016 का उड़ी हमला, और उस वक्त भी पीएम मोदी जी ने सेम यही बयान दिया था।
उन्होंने कहा था कि सख्त कदम उठाएंगे, मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, दोबारा से इस तरह के हमले नहीं होंगे। लेकिन फिर नतीजा आप देख रहे हैं ना पुलवामा का। लगातार सलमान निजामी अभी जैसा बता रहे थे कि लगातार कश्मीर में मिलिटेंसी का ग्राफ बढ़ा है। आपने वहां पर ऑपरेशन ऑल आउट भी चला लिया, सब कुछ कर लिया, क्योंकि इसके पीछे एक पूरा देश जुटा हुआ है। पाकिस्तान, उसकी आर्मी, ISI और भी तो इसी वजह से तो मुंहतोड़ जवाब देने की जरूरत है। मुंहतोड़ जवाब देने की जरूरत है सहगल साहब। बार बार देना पड़ेगा, एक बार नहीं बार बार देना पड़ेगा। हमको प्रोएक्टिव होना पड़ेगा इजराइल की तरह। और जब तक हम प्रोएक्टिव नहीं होंगे तब तक ये पाकिस्तान की तरफ से हरकतें बंद नहीं होगी। वो 71 के बदला लेना चाहता है हमसे, वो जानता है कि उसकी फौज में ताकत नहीं है हिंदुस्तान की फौज का मुकाबला करने के लिए। वो आतंकवाद को एज लो कॉस्ट ऑप्शन समझता है और इस लो कॉस्ट ऑप्शन में उसको हर प्रकार की सहायता चीन से भी मिल रही है। ये लड़ाई बड़ी मजबूती जम्मू कश्मीर में जो कुछ हो रहा है, या ये जो लड़ाई है, या पाकिस्तान के नापाक जो हरकत है, क्या वाकई में बदले की लड़ाई है? पाकिस्तान कैसे मानेगा? शुरुआत जब से मोदी सरकार आई पठानकोट हमले से हुई। पठानकोट हमले को हमें भूलना नहीं चाहिए, और यही मोदी सरकार थी जिसने पाकिस्तान के ISI को पहली बार पाकिस्तान को ISI को कहा कि आप इन्वेस्टिगेट करिए। वो यहां आए, उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया और इसी सरकार ने उनको क्लीन चिट भेज के पाकिस्तान भेजे। उसके बाद यहां के प्रधानमंत्री जो हैं वो कह रहे थे कि हम एक सिर यहां से भेजेंगे, वहां से अगर हमारा एक सर जाएगा तो वहां से 10 सर लेके आएंगे। वो 10 सर भी नहीं आए और यहां से प्रधान सेवक जी पाकिस्तान गए और वहां बिरयानी खाने नवाज शरीफ के घर में पहुंच गए और शाल डिस्ट्रीब्यूट करने। सबसे बड़ी चीज है कि वर्ल्ड भी हमें देख रहा है कि हम आज किस मुसीबत में हैं। यह आतंकवाद की मुसीबत जो है पूरे देश को इसमें सफर करना है। अगर आज 40 हमारे जो शहीद हुए हैं सैनिक, वो एक घर का 40 घरों का मसला नहीं है, उसके पीछे पूरा खानदान होता है, उसके पीछे पूरा एक गांव होता है, उसके परिवार के 10 लोग जो हैं, आज का ये हमला सलमान निजामी सीधे सीधे CRPF पर नहीं, ये मुल्क पर है, ये भारत पर ये हमला है। हम दुख हैं। उसमें कई मुसलमान फौजी भी थे, उसमें कई धर्मों के, ये पूरे देश के लिए एक सदमे की बात है। आज हर एक देशवासी, और मुझे बहुत शर्म से ये कहना पड़ रहा है कि आज डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो बीजेपी के सीनियर मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि कश्मीरी मेन स्ट्रीम के लीडरान को जवाब देना चाहिए। अरे सरकार में तो आप हो, कितने कश्मीर के मेन स्ट्रीम लीडरान जिसमें हम भी हैं, कितना रिस्क है उनको लेना पड़ता है। आज मस्जिदों से बाहर जाने के लिए डर और खौफ है। ये सिर्फ सियासतदान नहीं बल्कि कश्मीर का एक सहाफी हमारा दोस्त था सुजात बुखारी, उसने भी आतंकवादी हमले में उनकी जान चली गई। इस वक्त आप नॉन सीरियस कश्मीर को नहीं लीजिए। आज इनको तो परवाह नहीं है, चाहे कश्मीर का नौजवान मरे चाहे सैनिक मरे, इनकी नॉन सीरियसनेस है। ये उठते हैं और विदेशी दौरे करते हैं। आपका घर इस वक्त जो है तहस नहस में है, इस वक्त मातम है पूरे देश में। फिर मसले का हल क्या है? आप ब्लेम मसले का हल क्या है? क्या हमारे जवान इसी तरह शहीद होते रहेंगे? मुल्क के जवान इसी तरह शहीद होते रहेंगे? मसले का हल क्या है? जैसे पिछली सरकार ने इनिशिएटिव्स लिया, 2014 का अगर आप फिगर देखिए 100 से 150 आतंकवादी रहे, और आज का फिगर देखिए, आज 700 से ज्यादा आतंकवादी कश्मीर में प्रेजेंट हैं। आज हालात 5 साल में खराब क्यों हुए? सरकार आती है और हालात को सुधारती है, बिगाड़ती नहीं है। इन्होंने कश्मीर में प्रोवोकेशन किया, इन्होंने कश्मीर में जो हालात बिगाड़े, आज सैनिकों की शहादत, आज शहीद इतने सैनिक हुए, वो किनकी लापरवाही की वजह से हुए? क्योंकि आपकी सिक्योरिटी इंटेलिजेंस कहां है? कैसे आतंकवादी हमले हो रहे हैं दिन दिहाड़े? कैसे आप सुरक्षा प्रोवाइड कर रहे हैं? ताहिर सैयद साहब, आपने कहा कि यह मसला बातचीत से हल होगा। क्या PDP तैयार है बातचीत के लिए? PDP उस मेज पर आएगी? तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को अगर आना होगा तो क्या PDP आएगी? देखिए, PDP का जो बुनियादी जो मौकफ है वो हमेशा यही रहा है कि बातचीत के जरिए जो है वो मसले का हल, वो मसाइल का हल जो है वो निकल सकता है। पिछले कई सालों से, 2-3 साल से बदकिस्मती से एक ट्रेंड बन गया है नेशनल लेवल पर कि आपकी गलती हो, कहीं पर भी कोई हमला हो तो उसका ब्लेम जो है यहाँ की लीडरशिप पे डाला जाए,
कभी कहे महबूबा मुफ्ती जिम्मेदार है, कभी कहे उमर अब्दुल्ला जिम्मेदार है। अपनी खामियों को छुपाने के लिए, तवज्जो हटाने के लिए अब एक आसान एक तरीका इख्तियार किया गया है कि यहां की लोकल लीडरशिप पर जो है वो इल्जाम लगाया जाए। खुद इनकी गलती है, डिनाइल मोड में ये रहे वो ताहिर सैयद इस वजह से क्योंकि हमेशा पाकिस्तान की तरफ से इस तरह की नापाक हरकतें होती हैं और हमेशा वहां की सियासी पार्टियां उस पर सियासत करती हैं, इस वजह से सवाल उठता है कहीं ना कहीं। सियासी पार्टियां सियासत नहीं करती हैं। देखिए मामला क्या है, आप मेरी बात समझ। अगर जम्मू कश्मीर की लीडरशिप, अगर जम्मू कश्मीर के लोग अमन शांति की बात ना करें तो कौन लोग करेंगे? हम लोग सबसे ज्यादा विक्टिम हैं इसके, वायलेंस के सबसे ज्यादा विक्टिम अगर कोई है तो वो जम्मू कश्मीर के लोग हैं। अगर सबसे ज्यादा लोग मारे गए हैं कहीं के तो जम्मू कश्मीर के लोग हैं। यहां की लीडरशिप को, यहां की लीडरशिप ही बात करेगी, यहां की लीडरशिप ही ये चाहेगी कि अमन और सलामती की बात हो। इस मसले पर ताहिर सैयद साहब, इस मसले पर तो वहां की जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो भी अलग अलग है। देखिए आप मेरी बात सुनिए, अबू हुरैरा साहब आप मेरी बात सुनिए। अगर इस मसले से अगर वायलेंस से मसला हल होता तो फिर तो दावा हो रहा है कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक की। अगर सर्जिकल स्ट्राइक की फिर तो दोबारा ऐसा हमला होना नहीं चाहिए था। ये हमारे लिए एक सख्त याददाश्त है। यह हमें याद दिलाती है कि नहीं, वक्त आ गया है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को एक साथ जमा होकर हमेशा के लिए इस समस्या का हल निकालना होगा। ठीक है, अब्दुल हफीज गांधी साहब 40 जवान हमारे मरते हैं, या इससे पहले भी आप अगर पास्ट में चले जाइए, बहुत सैकड़ों हजारों हमारे जवानों ने शहादत दी है। जिस बात पर ताहिर सैयद या सलमान निजामी बार बार जोर दे रहे हैं कि सिर्फ बातचीत मसले का हल है, तमाम सियासी पार्टियों को एक प्लेटफॉर्म पर आना चाहिए, कितना आसान ये टास्क या मुश्किल टास्क आपको लगता है? क्या बातचीत से पाकिस्तान के नापाक हरकतें कम होंगी? देखिए अबू हुरैरा साहब, हमें जो है ना डिफरेंट स्ट्रेटजीज अपनानी होगी। एक तरफ तो हमें जो ऐसे भी फैसले लेने होंगे जिसे हम मुंह तोड़ कह रहे हैं, दूसरी तरफ हमें बातचीत का भी रास्ता जो है हमवार करना होगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी कहा करते थे कि हम हर चीज बदल सकते हैं, अपने पड़ोसियों को नहीं बदल सकते। और यह हकीकत है कि पाकिस्तान ताउम्र जो है हमेशा हमेशा के लिए हमारा पड़ोसी रहेगा। तो कहीं ना कहीं जो है वो पैरेलल निगोशिएशन चलाने होंगे, जिसे हम जो है सेकंड ट्रैक डिप्लोमेसी कहते हैं। तो ऐसे भी निगोशिएशन चलाने होंगे, क्योंकि पाकिस्तान का तो सीधा एक उसूल है ब्लीड इंडिया, यानी कि कहीं ना कहीं जो है इंडिया को जख्मी करते रहिए। तो हमें जो है कहीं ना कहीं बातचीत भी करनी होगी, टेबल पर भी बैठना होगा। दूसरा हमें सर्जिकल स्ट्राइक, देखिए सर्जिकल स्ट्राइक कहा जाता है 40 शहादतें होती हैं और उससे पहले भी शहादतें होती हैं, क्या इन्हें इग्नोर करते रहेंगे बार बार? मैं कह रहा हूं आपको अलग अलग स्ट्रेटजीज हैं, जहां पर एक मुंहतोड़ वाली स्ट्रेटजी है तो दूसरी तरफ हमें बातचीत का भी रास्ता जो है कहीं ना कहीं हमवार करना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म सोल्यूशन जो है वो बातचीत से ही निकलेगा। और जो शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है वो मुंहतोड़ जवाब देना है, जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था। और सर्जिकल स्ट्राइक 2016 में पहली बार नहीं हुआ था, पहली बार पॉलिटिसाइज हुआ था सर्जिकल स्ट्राइक, बाहर आ गया था। लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक पहले की भी सरकारों ने किया है, और ये सर्जिकल स्ट्राइक का मैं समझता हूं कि आर्मी का ज्यादा डिसीजन है पॉलिटिकल लीडरशिप के अलावा। तो आर्मी का बहुत मेजर रोल होता है, लेकिन जिस तरह से पॉलिटिसाइज किया गया और एक खास पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से जो है हर मंचों पर उसको जो है दिखाया गया, बताया गया, पोस्टर लगवाए गए, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक फायदा लेने की कोशिश की गई। लेकिन हम समझते हैं कि सेना का रोल बहुत ज्यादा है और हमारी सेना सक्षम है मुंहतोड़ जवाब देने में। तो बातचीत का भी रास्ता हमवार करना चाहिए, सवाल ये उठ रहा है कि मसले का हल कैसे होगा? जब इस तरह के हमले होते हैं तो उस वक्त एक नाराजगी होती है और कहा जाता है कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाए। एक तो वो इशू है जो अब्दुल हफीज गांधी जी कह रहे हैं, और दूसरा इशू अब्दुल हफीज गांधी जी या सलमान निजामी या ताहिर सैयद ने कहा कि बातचीत भी एक मसले का हल है। कैसे मसला हल होगा? नहीं, बातचीत तो पिछले 70 साल से चल रही है, और बातचीत कुछ इस तरह से चल रही है कि जब कई आतंकवादी, कुख्यात आतंकवादी पकड़े गए तो उनको जहाज पर लाद करके वहां पहुंचा दिया गया जहां उन्होंने कहा था। अब इससे बड़ी बातचीत और क्या होनी है? अब ये तो जो बातचीत करने का समर्थन करने वाले लोग हैं वही बताएंगे कि अब कौन सी बातचीत बाकी है। वो तो बीजेपी के पे सवाल करिए ना, अब तब बीजेपी की सरकार। बाकी रह गई बात, बिल्कुल बाकी बात यह है कि भाई जब 40 मारे हैं तो
अब उसका हिसाब करना पड़ेगा ना, किस तरह से करेंगे ये तो भारत सरकार पीके सहगल साहब जानती है। पीके सहगल साहब, दो मसले के हल, दो रुख एक तरह से इस मसले के नजर आते हैं। एक तो बातचीत आप कर लीजिए या फिर ईंट का जवाब पत्थर से दे दीजिए। देखो, हिंदुस्तान को दोनों चीजें करनी है। हिंदुस्तान भी जानता है कि हर मसले का हल जो है बातचीत है। हमने पूरी कोशिश की पाकिस्तान से साथ बातचीत करने के लिए। अब अटल बिहारी वाजपेयी वहां गए, जवाब में क्या मिल गया? कारगिल। मोदी गए, जवाब में क्या मिल गया? पठानकोट। पाकिस्तान को माहौल बनाना है बातचीत के लिए। माहौल का मतलब है इन्फिल्ट्रेशन बंद करें, सीजफायर वायलेशन बंद करें, घुसपैठ को बंद करें, टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप्स को वाइंड अप करें, अपनी सरजमी को अलाउ मत करें हिंदुस्तान को ब्लीड करने के लिए। वो तो कहते हैं हमारी स्टेट की पॉलिसी है कि हिंदुस्तान के खिलाफ 1000 कट लगाएंगे। इसलिए हमको यकीन करना है कि उनकी ये जो मंशा है वो मंशा सक्सेसफुल ना हो सके। इसलिए एक तरफ थप्पड़ लगाना है, दूसरी तरफ मरहम लगानी है। दोनों। सलमान निजामी साहब, जो रवैया पाकिस्तान का है, क्या ऐसे में बातचीत मुमकिन है? पूरी दुनिया, जो रवैया पाकिस्तान का है, ऐसे में बातचीत मुमकिन है? सलमान साहम, आज देखिए हमने हाल ही में पहले कहा था कि पहले अपने लोगों को हमें कॉन्फ्रेंस में लेने की जरूरत है। हमें अपने लोगों को कॉन्फ्रेंस में लेने की जरूरत है। किस तरीके से माहौल कश्मीर में हालात खराब हुए, किस तरीके से 2016 में माहौल खराब हुआ, और जो हुर्रियत है या मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस हैं, अभी भी हमारे एक भाई ने कहा कि मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस को टारगेट बनाया जाए। अब जब हम हिंदुस्तान के हम दिल अपना निकाल के, वो एक बार फारूक साहब ने तो सही कहा था कि हम अगर दिल भी अपना बाहर हिंदुस्तान को दे देंगे तब भी वो हमें हिंदुस्तानी नहीं मानेंगे। तो सबसे पहले आपको अपने लोगों को संभालना है, अपने लोगों को मानना है, कश्मीर को हिंदुस्तान का हिस्सा मानना है, और जो है भी। लेकिन आप जिस तरीके से आप एलिनेट किए जा रहे हैं कश्मीर को हिंदुस्तान के साथ, वो एक मुझे लगा कि 5 साल में जो गैप बना है, जो कांग्रेस ने या पिछली सरकारों ने, मैं वाजपेयी जी को भी सलाम पेश करता हूं, आज वो नहीं है, लेकिन उन्होंने भी जो कश्मीरियत और इंसानियत की मिसाल कायम की कश्मीर में, किस तरीके से कश्मीरी लोगों को हिंदुस्तान के साथ जोड़ के रखा। और इन्हीं वजूहात के लिए, जब आपका घर दुरुस्त नहीं है, जब कश्मीर को आप अपने साथ जोड़ने के लिए राजी नहीं है, तभी तो आप मौका दे रहे हैं पाकिस्तान को घुसने का। अगर आप कश्मीरियों के दिल जीत लेते हैं, तब जिस तरीके से कांग्रेस ने दिल जीता, जिस तरीके से वाजपेयी ने दिल जीता, ऐसे ही मोदी जी अगर दिल जीतते, पैसा फेंकने से किसी का ईमान आप जीत नहीं सकते जब तक आप उससे मोहब्बत से बात करेंगे। पाकिस्तान को तो आपने मौका दिया, आपने हर बात पे पाकिस्तान को इन्वॉल्व किया। हम आपको राय देते हैं कि आप कश्मीरियों का दिल जीतिए, आप कश्मीरियों को अपने साथ जोड़िए, तभी तो आप मौका पाकिस्तान को दे रहे हैं, और तभी पाकिस्तान के झंडे कश्मीर में लहरा। बिल्कुल जाहिर सी बात है, लेकिन जो खून खराबे का एक दौर चल रहा है, जो घिनौना खेल चल रहा है, इस पर ब्रेक लगना चाहिए। इसके लिए बातचीत तो जाहिर सी बात है कि तमाम मसलों का हल है, लेकिन अगर पाकिस्तान इस तरह से नहीं मानेगा तो ईंट का जवाब पत्थर से देना ही पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया पीके सहगल साहब, सलमान निजामी साहब, लेफ्टिनेंट जनरल राकेश शर्मा जी, ताहिर सैयद, अब्दुल हफीज गांधी जी और श्रीधर पाठक जी, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ प्राइम डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।